दोस्तों नमस्कार। जैसा कि मैंने कहा था कि 1912 में जो है उस समय जब 22 मार्च 1912 को बिहार को बंगाल के प्रेसिडेंसी से अलग करके बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंस संगठित रूप से बनाया गया। तो उस समय का जो मानचित्र था वो किस प्रकार का था, लगभग वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये रहा उस समय के ब्रांच का जो है एक मैप। और उस मैप में आपको जो ये पूरा क्षेत्र दिख रहा है ये है बिहार झारखंड उड़ीसा का नक्शा। इसमें दो तीन चीज़ नोटिस करने के लिए है। दो तीन चीज़ नोटिस करने के लिए ये है कि झारखंड का ये वाला जो क्षेत्र है ये थोड़ा सा वर्तमान झारखंड से आपको बढ़ा हुआ दिख रहा है, मतलब थोड़ा सा लार्ज है। दूसरा ये वाला जो क्षेत्र है ये भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है, मतलब ये भी उस समय के बिहार का। तो हुआ क्या कि जब 1936 में उड़ीसा बना तो झारखंड के कुछ भागों को, उड़िया स्पीकिंग को, तो ज्यों के त्यों छोड़ दिया गया झारखंड में। और आज भी उसी कारण से वेस्ट सिंहभूम के कई क्षेत्रों में उड़िया स्पीकिंग लोग रहते हैं, जो कि झारखंड में अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार में रहते हुए, जिसमें बिहार और झारखंड एक था, मतलब उस समय बिहार राज्य में उड़िया मीडियम स्कूल इनके लिए खोला गया था तब की बिहार सरकार के द्वारा, ताकि उड़िया ये पढ़ सके। लेकिन झारखंड बनने के बाद उड़िया स्पीकिंग लोगों पर काफ़ी अत्याचार हुआ। उड़िया मीडियम के सारे स्कूलों को बंद कर दिया गया। जबकि झारखंड जब बन रहा था तो ये मामला एक सांसद के द्वारा उठाया गया था कि झारखंड बनने से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चूंकि झारखंड बन रहा है तो जो उड़िया स्पीकिंग रीजन है उसे उड़ीसा में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। लेकिन इस बात पर सुनवाई नहीं हुई। वो वीडियो काफ़ी पुराना है और उस वीडियो को मैं आज से करीब करीब जो है 8-9 साल पहले देखा था यूट्यूब पर ही, बीच बीच में देखता रहता था। अभी पता नहीं वो वीडियो कहाँ होगा, यूट्यूब में है भी कि नहीं है। एक सांसद ने ऐसा मांग उठाया था कि उन्हें झारखंड बनने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उड़िया स्पीकिंग रीजन को उड़ीसा में मिला देना चाहिए इसी मौके पर। लेकिन वो बात दब गई, ख़त्म हो गई वहीं पे, और आज भी वो क्षेत्र झारखंड में है। और दूसरी बात ये है कि उस वीडियो को मैं इसलिए भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगर यूज़ कर लिया तो कहीं कॉपीराइट आ जाए या फिर कुछ हो। तो जो मूल बात थी वो मैंने बता दी। दूसरा, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं जो थोड़ा बढ़ा हुआ है, ये वाला, ये पुरुलिया है, जो कि बाद में पश्चिम बंगाल को दे दिया गया। और इधर जो क्षेत्र थोड़ा सा आपको बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है, ये किशनगंज का है क्षेत्र, जो कि बाद में बंगाल को दे दिया गया। तो बिहार से काफ़ी क्षेत्र बंगाल को दे दिया गया। तो बंगाल भी एक तरीके से बिहार का ही भाग है। बंगाल का कोई अपना अस्तित्व मतलब है, लेकिन कि बहुत सारे क्षेत्र बिहार के ही हैं बंगाल में आज भी। दूसरी बात यह है कि जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि पूरा का पूरा उड़ीसा राज्य पहले बिहार में था, तो ऐसा नहीं है। उड़ीसा राज्य को बनाया गया है दो प्रोविंस को जोड़ करके। अगर एक्चुअल में कहा जाए तो थोड़ा बहुत 3 प्रोविंस भी हो सकता है।
तो जो इतना जो भाग आपको दिख रहा है ये वाला, यही जो है बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंस में था। बाकी इसके नीचे मद्रास प्रोविंस था। तो उड़िया स्पीकिंग को देखते हुए इस तरीके से एक उड़ीसा राज्य की स्थापना कर दी गई। कुछ क्षेत्र सेंट्रल प्रोविंस के भी आए होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चूँकि उस समय बिहार का जो नक्शा था कुछ इस तरीके से था, तो जो उस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो चाहते थे कि रांची को राजधानी बनाया जाए। इसीलिए क्योंकि रांची काफ़ी पहाड़ी क्षेत्र भी था, हल्का ठंडा भी था, मैदानी भाग के कंपैरिजन में थोड़ा ठंडा क्षेत्र था और काफ़ी अच्छा था, हिली रीजन था। अंग्रेज़ों को हिली रीजन थोड़ा ज़्यादा पसंद था और ये वाला जो क्षेत्र था थोड़ा सा अंग्रेज़ों को पसंद नहीं था। तो अंग्रेज़ों की पहली पसंद रांची ही थी बनाने के लिए। दूसरे में कुछ अंग्रेज़ों का मानना ये भी था कि नेतरहाट को राजधानी बनाया जाए, लेकिन नेतरहाट को भी राजधानी नहीं बनाया गया किसी कारणवश। जबकि महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि दार्जिलिंग जो है ये बिहार को मिल जाए। ये जो दार्जिलिंग है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दार्जिलिंग, ये बिहार को मिल जाए। और एक समय बिहार में था भी, ये भागलपुर ज़िला का ही पार्ट था। आप यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे कि भागलपुर ज़िला को जो है ब्लू में दिखाया गया है, हालांकि मुंगेर को पता नहीं क्यों इसमें अलग कर दिया गया है। ये पूरा भागलपुर ज़िला ही था। दूसरे में क्या था कि जो भी लोग ऐसा चाह रहे थे कि दार्जिलिंग को बिहार में मिलाया जाए और दार्जिलिंग को समर कैपिटल बनाना चाह रहे थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा चाह रहे थे कि मेन कैपिटल पटना बन जाए और जो समर कैपिटल है वो दार्जिलिंग बन जाए। जबकि कुछ लोग जो है अंग्रेज लोग रांची को बनाना चाह रहे थे, क्योंकि ये बीचम बीच पर रहा था, कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सही रहता। तो रांची नहीं ही बन पाई, लेकिन रांची को एज ए बिहार और झारखंड में भी रांची को एज ए समर कैपिटल की कौन सा कैपिटल का स्टेटस दिया गया था और रांची भी काम करती थी। फिर बाद में उड़ीसा अलग ही हो गया और कुछ नहीं हो पाया। कुछ समय पे जब बिहार सेकेंड प्रोविंशियल कांग्रेस का मीटिंग हो रहा था भागलपुर में, तो भागलपुर को भी राजधानी बनाने की बात कुछ मुस्लिमों के द्वारा उठाई गई थी, मुंगेर और भागलपुर के मुस्लिमों के द्वारा। लेकिन कि लोकेशन को देखते हुए फिर जो है भागलपुर को भी नहीं बनाया गया। और इसके ऊपर विस्तार से चर्चा मैं आगे जो एक आर्टिकल है उस आर्टिकल से आपके माध्यम से करता हूँ। तो इस वाले क्लिप में हमने देखा बिहार, झारखंड, उड़ीसा का नक्शा एक्चुअल, और ये भी जाना कि उड़ीसा पूर्णतः जो आज का उड़ीसा का जो नक्शा है वो पूर्णतः बिहार राज्य में पहले नहीं था। तो उसको देख लेते हैं, आइए। तो वो है यहाँ पर से जब हम लोग देखते हैं तो देखते हैं इसमें लिखा है 23 मार्च का ये आर्टिकल है और आज 23 मार्च ही है, मतलब कि रिकॉर्डिंग 24 मार्च को कर रहा हूँ। वर्ष 1912 में पटना नहीं इस शहर को बिहार की राजधानी बनने का प्रस्ताव था। इसको हम लोग मोटे मोटे तौर से पढ़ लेते हैं क्योंकि बहुत बड़ा आर्टिकल है। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये ट्राम सेवा को दिखा रहा है। पटना में पहले ट्राम सेवा भी चला करती थी, घोड़े की आंखों पे पट्टी लगा दिया जाता था। बाद में
लो इकोनॉमी को देखते हुए बंद कर दिया गया। तो आइए इसे एक नज़र में पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है, वर्ष 1912 में जब पटना को बिहार की राजधानी घोषित किया गया तो पटना को बिहार की राजधानी बनाया गया। पटना को पृथक बिहार राज्य की राजधानी बनाने पर कई विवाद थे, जिसमें बिहार के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो ये एक क्वेश्चन भी काफ़ी तैयार हो सकता है, बिहार के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर चार्ल्स बेली, आज बेली रोड भी है पटना में, चार्ल्स बेली भी पटना के स्थान पर रांची को बिहार की राजधानी बनाना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ 1915 में बिहार के दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद संभालने वाले एडवर्ड गेट नेतरहाट में स्थित छोटा नागपुर गांव में बिहार की राजधानी बनाना चाहते थे। तर्क यह था कि रांची शहर और नेतरहाट दोनों बंगाल, उड़ीसा और बिहार से लगभग समान दूरी पर हैं, जैसा मैंने बताया, और वहाँ का मौसम पटना से ज़्यादा ठंडी थी, इसलिए अंग्रेज़ों के रहने के लिए वह बेहतर स्थान था। सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण चाहते थे कि दार्जिलिंग बिहार के हिस्से में मिले और उसे बिहार का ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। तीसरी तरफ गया और बिहार शरीफ के प्रभावशाली लोगों ने अपने शहरों को बिहार की राजधानी बनाने का हर संभव प्रयास किया। इस दौरान बिहार की राजधानी के बारे में कई अन्य अफवाहें भी फैली, जिसमें से बनारस को बिहार की राजधानी बनाने का अफवाह भी शामिल था। मतलब ये अफवाह देखिए किस तरीके का गलत अफवाह है। बनारस उस समय संयुक्त प्रांत आगरा और अवध में था। शायद आगरा और अवध हुआ भी ना हो, केवल संयुक्त प्रांत ही रहा हो, पश्चिमी नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस रहा हो, उत्तर पश्चिमी प्रांत, क्योंकि उत्तर प्रदेश तो बहुत बाद में बना। पृथक बिहार राज्य में बिहार के साथ साथ उड़ीसा भी नए राज्य का हिस्सा था। नए बिहार उड़ीसा राज्य की राजधानी के सवाल पर विवाद के साथ साथ नए राज्य के शासन प्रशासन से संबंधित अन्य विषयों पर चर्चा और निर्णय के साथ बिहार के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर चार्ल्स बेली ने 21 नवंबर 1912 को छज्जू बाग स्थित अपने निवास पर बिहार में प्रभावशाली 5 संस्थाओं के साथ सम्मेलन रखा, जिसे इतिहास में बांकीपुर दरबार के नाम से जाना जाता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये सब जान लीजिए। इस बांकीपुर दरबार में पटना जिला प्रशासन व नगर निगम के साथ साथ क्षेत्रीय प्रांतिक सभा, प्रांतीय मुस्लिम लीग, प्रधान भूमिहार सभा, बंगाली सेटलर एसोसिएशन और बिहार लैंड होल्डर एसोसिएशन ने भी हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में अलग अलग समूहों के बीच राजधानी के सवाल पर सर्वाधिक नोकझोंक हुई। चूँकि वर्तमान झारखंड और उड़ीसा क्षेत्र में कोई विशेष राजनीतिक सामाजिक संस्था प्रभावशाली नहीं थी, इसलिए अंततः पटना को बिहार उड़ीसा की समग्र राजधानी बनाई गई। तो इसका कारण ये भी जो है कि ये बात भी सही है कि झारखंड और उड़ीसा ज़्यादा पॉलिटिकली वहाँ के लोग अवेयर नहीं थे, क्योंकि ट्राइबल्स थे और काफ़ी मेन स्ट्रीम से कटे हुए थे। इस कारण से वहाँ से ज़्यादा आवाज़ ही नहीं उठी झारखंड छत्तीसगढ़ के रीजन से कि हमारे क्षेत्र में भी कोई राजधानी हो। 6ठी सदी में गुप्त काल के बाद से ही पटना कभी भी बिहार की राजधानी नहीं रही थी। वर्ष 1912 से पहले बिहार न तो कोई राज्य था और न ही पटना किसी राज्य की राजधानी थी। इससे पहले बिहार को प्रशासनिक तौर पर 3 हिस्सों में विभाजित था: तिरहुत, सिंहभूमि और पटना। ये इसमें गलत लिखा हुआ है। बिहार प्रशासनिक तौर पे भागलपुर और तिरहुत और आपका पटना, ये तो 3 बड़े क्षेत्रों में था, और जो आपका सिंहभूम वाला जो क्षेत्र इसमें बताया जा रहा है वो छोटा नागपुर के नाम से एक चित्र था। वो उसका नक्शा भी है मेरे पास। छोटा नागपुर 4 और मुंगेर भी कहीं कहीं पे लिखा हुआ मिलता है, चूँकि बाद में मुंगेर अलग हो गया था। तो उस मुश्किल से 5-6 बड़े डिवीज़न थे, ये इसमें गलत लिखा हुआ है, इस पर बात पर ध्यान मत दीजिएगा। और मैंने बिहार फाउंडेशन और कई सारे आर्चीव्स में दिखा दिया है आपको कि भागलपुर ही पूरा जो है बीरभूम और मालदा, दार्जिलिंग और पूरा का पूरा उत्तर बिहार पहले भागलपुर जिलों में ही था। 35 से 40 ज़िले भागलपुर से अलग हुए हैं।
20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों के दौरान पटना को बंगाल की दूसरी राजधानी बनाने की मांग तेज हुई थी। इस दौरान वर्ष 1905 में जब बंगाल विभाजन की घोषणा हुई तो उससे एक वर्ष पूर्व ही बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रू फ्रेजर ने बांकीपुर के छज्जू बाग में अपने निवास के लिए दरभंगा के जमींदार से एक महल खरीदा था। 1857 की क्रांति के दौरान इसी महल में जिला के कमिश्नर विलियम टेलर का घर हुआ करता था, जिसे बाद में दरभंगा महाराज ने अंग्रेज़ों से खरीद लिया था। तो ये जो एक कहा जाता है कि पटना में जो राजधानी बना है इसमें दरभंगा महाराज का बहुत बड़ा रोल था, ये भी एक बहुत बड़ा फेक है। इसलिए क्योंकि ये पहले अंग्रेज़ों का ही था। ये देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ये पहले अंग्रेज़ों का ही था। दरभंगा महाराज ने अंग्रेज़ों से खरीद लिया था और बाद में फिर अंग्रेज़ों ने दरभंगा महाराज से खरीदा। तो ये मैथिल ब्राह्मण चूतियाँ हैं, मतलब मैथिल ब्राह्मण चूतियाँ नहीं हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो मैथिल अलगाववादी हैं वो जो है थोड़ा इस तरीके की बात करते हैं और इस चीज़ में कोई भी सत्यता नहीं है। हालांकि बांकीपुर सम्मेलन में पटना को बिहार उड़ीसा की नई राजधानी घोषित कर दिया गया, लेकिन वर्ष 1917 तक सर्दी के 2-3 माह को छोड़कर वर्ष के बाकी समय के दौरान बिहार उड़ीसा की राजधानी का सारा कार्य रांची से ही होता रहा था। ये भी देख लीजिए कि क्या लिखा हुआ है। थोड़ा सा हो सकता है इसमें बायसनेस हो, क्योंकि जो आर्टिकल लिखने वाला है टेंडी नाम से कि टिड्डी नाम से, ये आदिवासी प्रतीत होता है, ये झारखंड से हो सकता है हो। तो ये बिहार दिवस के दिन पे बिहार की छवि को थोड़ा ख़राब करने के लिए, झारखंड को ऊंचा दिखाने के लिए ऐसा कर रहा हो। तो हम इसकी सत्यता को पुष्टि नहीं करते हैं, जैसा लिखा है वो बता रहे हैं। इस दौरान जब पटना में राजधानी के लिए सभी जरूरी कार्य और कार्यालय और कर्मचारी निवास का निर्माण हो रहा था, तब उस दौरान सर्दी के 2-3 महीने के दौरान पटना में राजधानी का सारा कार्य अस्थायी टेंट लगाकर किया जाता था। और ये रहा कुछ नक्शा जो कि इसे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ब्रिटिश फ्लैग भी है यहाँ पे, इसको देखिए, ब्रिटिश फ्लैग। उसके बाद लिखा हुआ है बिहार उड़ीसा की राजधानी के लिए पटना के जिस क्षेत्र को नई प्रशासनिक केंद्र के रूप में सिलेक्ट किया गया वो आज का चिड़ियाघर, वीर चंद्र पटेल मार्ग, गोल्फ क्लब, बेली रोड, हार्डिंग रोड और एयरपोर्ट के आसपास का क्षेत्र था। जबकि सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास का निर्माण गर्दनी बाग में निर्माण करने का फैसला लिया गया। सरकारी कार्यालयों, आवासों, पार्कों, सड़कों आदि के निर्माण के लिए भारतीय भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के तहत भूमि का अधिग्रहण किया गया, जिस दौरान कई विवाद भी हुए। वर्ष 1913 के आखिरी महीने में राजभवन के निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ और 3 फरवरी 1916 को उसका उद्घाटन हुआ। इसी तरह 1 मार्च 1916 उच्च न्यायालय और 1 अक्टूबर 1917 को पटना विश्वविद्यालय का उद्घाटन हो गया। ये तीनों संस्थाओं का कार्यक्षेत्र बिहार के साथ साथ उड़ीसा और नेपाल तक फैला हुआ था। मतलब ये देख लीजिए, वर्ष 1936 तक पटना बिहार और उड़ीसा की समग्र राजधानी बनी रही। तो इसी कारण से जो है, ये देखिए, ये है स्वीटी टिंडे जिसका मैंने बताया। ये इसमें लिखा हुआ स्वीटी टिंडे वर्क्स विथ अजीम प्रेमजी फाउंडेशन एज रिसोर्स पर्सन इन श्रीनगर गढ़वाल। जैसा कि ये दिखाया जा रहा है कि हो सकता है ये उत्तराखंडी हो, लेकिन उत्तराखंडी ये लग नहीं रही है, ये झारखंड के साइड की ही लग रही है। झारखंड, बंगाल, मतलब ईस्ट झारखंड साइड की ये है, इतना तो मैं गारंटी दे रहा हूँ। और दूसरी बात ये है कि स्वीटी टिंडे, टिंडा तो एक सब्जी होता है जो कि हरियाणा पंजाब वगैरह में काफ़ी खाते हैं लोग इसको। अब हमारे तरफ भी टिंडा लोग खा रहे हैं काफ़ी, पता नहीं कैसे कैसे नाम लोग हैं। मतलब मैं डिफेम नहीं कर रहा हूँ, एक बात बता रहा हूँ बस। इसी के साथ में इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ लिखे हुए हैं, जैसे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का अपनी
पत्नी को प्रेम पत्र, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारे बढ़िया बढ़िया आर्टिकल इसमें दिए गए हैं। मतलब काफ़ी अच्छा अच्छा आर्टिकल वगैरह है। अ, पहाड़ में नेपालियों को डोटियाल क्यों बोला जाता है? चलिए इसके ऊपर भी एक वीडियो कभी लाएंगे। वीडियो कितना बड़ा हुआ, 20 मिनट 34 मिनट का हो गया है लगभग। इस वीडियो को अब हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भागलपुर, जय प्रदेश, आंगी भाषा आंगी का भाषा जिंदाबाद।